हेलो एवरीवन। आज 5 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट या कहीं भी ऐसे जो आर्टिकल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं। पर्पस हमारा यही है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ स्टैटिक नॉलेज भी आपको मिलता रहे, बाइलिंगुअल भी आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और क्योंकि कि जो करंट अफेयर पूछने का जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो चुका है। वन लाइनर अब नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो उस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, ये हमारा प्रयास रहता है। आज भी 10 टॉपिक पे 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले करंट अफेयर की। सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि जो आरबीआई है, आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है। रेपो रेट को कम किया है। तो रेपो रेट कम किया तो रेपो रेट होता क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि रेपो रेट को कम करके 5.25% कम कर दिया है और इससे होम लोन सस्ते हो जाएंगे या रियल इस्टेट में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, RRR, है ना, वो मूवी वाला RRR नहीं, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% की कर दिया है। अब ये दोनों क्या होता है, क्या बेसिस पॉइंट क्या होता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बेसिस पॉइंट कटौती हुई है, मतलब बोला जाता है कि 20.25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। तो 25 जो बेसिस पॉइंट है वो एक तरह का मेजरमेंट है कि इतने पॉइंट कम किया जा रहा है। मतलब एक तरह का अगर देखो तो वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, खाली ये बता रहा है कि कितने पॉइंट कम हुआ है, या तो हुआ बेसिस पॉइंट। लेकिन रेपो रेट होता क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। आपको पता है कि आरबीआई क्या करता है, एक बैंक या सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, बैंक को पैसा देता है ना। बैंक को पैसा दे, इसके बदले क्या लेता है, ब्याज लेता है। तो आरबीआई बैंकों को जो पैसा देता है उसके कई माध्यम होते हैं, या अगर हम बात करें कई प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, या अगर हम बात करें अल्पकालिक लेन देन के लिए वह रेपो रेट का इस्तेमाल करता है, रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। ठीक, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को पैसा देना हो तो वो क्या करता है, बैंक रेट का इस्तेमाल करता है। ठीक, बैंक रेट का इस्तेमाल करता है, ये बात हो गई। तीसरा, अगर बैंक को आरबीआई के पास अपनी जमा रखनी हो तो उसके बदले जो आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो आरबीआई को क्या ज़रूरत पड़ी है पैसे लेने की बैंक से, है ना, तो वो उसको ज़्यादा नीड तो है नहीं, लेकिन बैंक चाहते हैं कि ठीक है आरबीआई के पास पड़ा रहे, तो इसीलिए आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को नीड नहीं है, जिसको नीड होती है वो ज़्यादा ब्याज देगा। तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई इनको 3.35% देता है, क्योंकि भाई तुम दो चाहे ना दो, मुझे ज़्यादा इसकी नीड नहीं है ना, मतलब ये समझने के लिए बात है। वहीं अगर बैंक को ज़्यादा नीड होती है, बैंक को नीड क्यों होती है, क्योंकि जो एक बैंक होता है वो कस्टमर्स को पैसा देते हैं, कस्टमर को लोन देते हैं। अब कस्टमर को जो लोन देंगे, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। अगर हम बात करें पर्सनल लोन होता है, कुछ होम लोन होता है, कुछ बिजनेस लोन होता है ना, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। अब बैंक का काम क्या है, बैंक का काम क्या है कि पैसा ग्राहकों को देना, है ना, पैसा जो लोन लेना चाहते उसको लोन देना, उसके बदले क्या करना, ब्याज लेना, इंटरेस्ट लेना। तो अब बैंक क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, और उनको अगर हम देखें तो क्या इसके बदले क्या करते हैं, लोन देते हैं। लेकिन जब बैंक, अगर लेट सपोज अगर आप देखो 7% का इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं किसी से भी ग्राहक से, लेकिन अगर आप देखोगे आरबीआई से जब वो पैसा उठा रहे हैं तो इसके बदले आरबीआई 5% का उनसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो आरबीआई से जितने परसेंट में वो लोन उठाते हैं उसके बदले जो ग्राहकों को देते हैं उसके बीच का जो गैप है वह उनकी आमदनी होती है। ठीक, तो अगर हम देखें तो आरबीआई अगर 5 ले रहा था, बैंक को 5% में दे रहा था किसी बैंक को, बैंक इसके बदले 7% में किसी ग्राहक को दे रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आरबीआई कम कर देता है, 4.5% कर देता है, तो चांसेस है कि 6.5% कर देगा। मतलब रेपो रेट में अगर कमी की जाए या बैंक रेट में कमी की जाए तो ग्राहक को मिलने वाला पैसा क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, है ना। तो यही प्रयास, इसी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो रियल इस्टेट है या अगर हम बात करें पर्सनल लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें थी। चलिए स्टेटमेंट बनते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेपो रेट। रेपो रेट के संबंध में आपको सही कथन बताना है। रेपो रेट इज द रेट विच द आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड टू कॉमर्शियल बैंक। रेपो रेट में आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण देता है। हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, एक कीवर्ड अगर आपने मिस किया तो तुरंत ही काम बदल जाएगा। जैसे अल्पकालिक की जगह दीर्घकालिक हो गया तो बैंक रेट हो जाएगा, है ना।
वाणिज्यिक जगह सिर्फ आरआरबी को देता है या कुछ भी ऐसा बोला तो वो वहाँ पे मामला चेंज हो जाएगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा, पहले स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि आरबीआई लेंड करता है शॉर्ट टर्म फंड को कॉमर्शियल बैंक को, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट मानी जाएगी। आरबीआई शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट एट विच आरबीआई लेंड टू कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट के माध्यम से देता है। और ऑल्सो इट इज द प्राइमरी टूल टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन्फ्लेशन, मतलब आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम क्या है, लोन तो देना है, साथ ही मार्केट में लिक्विडिटी को या तरलता को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करना, बूस्ट करना, यह भी आरबीआई का काम है। तो यह भी आरबीआई करता है। ठीक, रेपो ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय आरबीआई ओनली अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो देखिए बॉन्ड क्या होते हैं, अगर हम बॉन्ड को जनरल भाषा में समझे तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा मान लें कि प्राइवेट बॉन्ड। प्राइवेट बॉन्ड कौन होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट दे रहा है, मतलब क्या, बॉन्ड होते क्या है, बॉन्ड मतलब एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें लिखा रहता है कि आप हम इसको इतने पैसे में खरीद लो। लेट सपोज ये 1,000 रुपये का बॉन्ड है ना, और इसे 900 रुपये में खरीद लो, जब इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 2 ईयर बाद मैं आपको 1,000 रुपये में वापस ले लूँगा, ये बॉन्ड होता है। तो सरकार भी बॉन्ड जारी करके पैसा कलेक्ट करती है और कॉरपोरेट्स भी करते हैं। जब कॉरपोरेट्स बॉन्ड के थ्रू पैसा कलेक्ट करते हैं उसके बदले कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो रेपो ऑपरेशन इन कॉरपोरेट बॉन्ड के बदले होता है, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आरबीआई एक्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉट कॉरपोरेट बॉन्ड्स, तो आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है रेपो ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं लेस रिस्कियर होते हैं, कम खतरे वाले होते हैं, इसलिए आरबीआई क्यों खतरा ले, वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है, उसके बदले रेपो रेट पे पैसा देता है बैंक को। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि एक कट इन रेपो रेट जनरली इनकरेज ग्रेट बोरोइंग बाय कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। अगर रेपो रेट पे कम आमतौर पर कटौती होती है तो अधिक लोन लोग लेते हैं। ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्ट है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जब लोन सस्ता मिलता है तो हमारी क्षमता हो जाती है, चलो ठीक है भाई सस्ता मिला है हम भी लोन ले लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, 1-3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिस पॉइंट के संबंध में है, आरबीआई के संबंध में ही है। विद द रेफरेंस ऑफ, अगर आप देखें बेसिस पॉइंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगर आप देखो कि एक बेसिस पॉइंट 0.1 के बराबर होता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा, बेसिस पॉइंट आर यूज टू मेजर चेंज इंटरेस्ट रेट बाय यील्ड्स, बेसिस पॉइंट ब्याज दर और यील्ड को मापने के लिए उपयोग होता है। तीसरा, ए 50 बेसिस इंक्रीज रेपो रेट मीन्स 0.005 राइज, रेपो रेट 50 बेसिस की वृद्धि का अर्थ है 0.05 की वृद्धि है। अब इन तीनों में से स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तीसरा इनकरेक्ट है ना। आपको मैंने बताया कि 50 पॉइंट बेसिस मतलब कि 0.5% रेपो रेट कम होना है, तो ये बात यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप देखो 0.10% अगर बेसिस 0.10% अगर रेपो रेट कम होता है, इसका मतलब 0.10 बेसिस कम हुआ है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें क्योंकि ये रिवर्स रेपो रेट के बारे में है क्वेश्चन। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्या रिवर्स रेपो रेट के बारे में है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर्स रेपो रेट। मैंने आपको बताया कि जब कोई बैंक क्या करता है, आरबीआई को पास पैसा जमा रखता है तो आरबीआई इसके बदले उनको रिवर्स रेपो रेट देता है। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, यह वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। मैंने आपको बताया कि देखिए और रिवर्स रेपो रेट में जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो आरबीआई को पैसा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक। ठीक है, आरबीआई बैंक से लेता है। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ए हाई रेवेन्यू रेपो रेट्स इनकरेज बैंक टू पार्क मोर फंड विथ आरबीआई, उच्च रिवर्स रेपो रेट से बैंक आरबीआई में अधिक जमा रखने को प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर अब बैंक आरबीआई ही 5% इनको देने लगेगा या 4% देने लगेगा तो बैंक सोचेंगे भाई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे रख के, पैसा रखे रखे तो ब्याज देगा नहीं, है ना, तो क्यों ना हम इसे आरबीआई के पास रख दें। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तीसरा, रिवर्स रेपो रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। जो रिवर्स रेपो होता है वो क्या करता है, एक्सेस लिक्विडिटी है, मतलब ज़्यादा पैसा जो पड़ा हुआ है बैंकों के पास उनको क्या करता है, वो कम करता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। देखिए लिक्विडिटी जितना ज़्यादा रहेगा मनी की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम भी होती है। ठीक है ना, मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट भी करती है, इस वजह से ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में होना भी नहीं चाहिए। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असम एकॉर्ड के बारे में है। असम एकॉर्ड के बारे में न्यूज़ क्यों थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसके बारे में कहा है।
कहानी आप देखो सबसे पहले, आप कहानी को जानने से पहले आपको ये नक्शा समझना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है ये, ठीक है ना? और इस नॉर्थ ईस्ट के नक्शे में ये यहाँ पे रीजन कौन सा माना जाता है? बांग्लादेश माना जाता है। इसमें एक यहाँ पे एक राज्य है जिसे कहा जाता है असम। 1971 का दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान में, अगर आप देखोगे, पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही थी और लोगों का पलायन हो रहा था भारत की तरफ, है ना? तो बहुत ज़्यादा लोग असम में आ गए। अब बहुत ज़्यादा लोग असम में आ गए तो इससे जो लोकल लोग थे उनकी आजीविका है, उनका रहन सहन है, उसमें निगेटिवली इम्पैक्ट होने लगा। तो बाद में एक असम का स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था, आंसू करके। तो उसने क्या किया, आंदोलन वहाँ पे शुरू किया। उसने आंदोलन शुरू किया कि भाई जो बाहरी आए उनको यहाँ से निकालो, ठीक है। तो बाद में असम सरकार राज्य सरकार थी, आंसू जो संगठन थे स्टूडेंट यूनियन था, और भारत सरकार, इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है जिसे असम समझौता कहा जाता है। असम समझौते का पर्पज ये था कि एक कट ऑफ डेट डिसाइड की जाएगी और उस कट ऑफ डेट के बाद लोगों को बाहर किया जाएगा या उनको क्या परमिशन दी जाएगी, ये यहाँ पे किया गया। अब जो असम अकॉर्ड हुआ उसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 15 अगस्त 1985 को ये असम अकॉर्ड समझौता साइन होता है। अब इस समझौते का पर्पज क्या था कि जो भी लोग आए हैं, प्रवासी जो भी माइग्रेंट आए 1971 में, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक। अब इसके लिए जो कट ऑफ डेट मानी गई थी 1966, 1 जनवरी मानी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये माना गया कि अगर 1966 के पहले कोई आया है तो वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा, है ना, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 1966 से लेके 1971 के बीच अगर कोई आया है ना, तो उनकी पहचान की जाएगी किससे? विदेशी जो अधिनियम है भारत में, फॉरेनल जो एक्ट 1946 या ट्रिब्यूनल जो एक्ट 1939 के अनुसार, ठीक है ना। तो उनको पंजीकरण करवाना होगा, है ना, इन एक्ट में। इसके बाद उनको 10 वर्ष बाद उनको मताधिकार मिलेगा, 10 वर्ष तक उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी 25 मार्च 1971 के बाद आया है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या किया जाएगा, ये यहाँ पे बात हुई कि ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा और वापस भेजने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो चीज़ इतनी संभव हो नहीं पाई, क्योंकि बांग्लादेश ने भी नकार दिया, है ना, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक रीजनल इशू बना रहा। चलिए, प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट क्या कि विद द रेफरेंस असम अकॉर्ड यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई है कि इट क्या कह रहा है कि इट फिक्स 24 मार्च 1971 एज ए कट ऑफ डेट टू डिटेक्शन इलीगल इमिग्रेंट्स। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए 24 मार्च की कट ऑफ डेट निर्धारित करता है। दूसरा, 1900 पर्सन इंटर असम बिटवीन 1966 टू 1971 डिपोर्टेड इमीडिएटली। 66 से 71 को ये तो क्या इमीडिएट से डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, ये तो मैंने आपको नहीं बताया, तुरंत उनको निर्वासित नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों इनकरेक्ट माना जाएगा? क्योंकि हाँ, अगर हम बात करें तो इनको तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको डिटेक्ट किया जाएगा और उनको 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो क्या किया जाए, वोटिंग राइट भी दिए जाएंगे। फिर क्लॉज 6 का प्रोविजन इसमें है, अकॉर्ड सेफगार्ड टू कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी असम पीपल। इसमें धारा 6 में क्या किया गया है, जो असम के लोग हैं उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक या लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है उसको कंजर्व करने की बात की गई है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट? आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। आपने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सुना होगा। ऐसा माना जाता है जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का हमारे ब्रेन होता है। ये अगर आप बात करें कंप्यूटर रहता है तो सीपीयू साथ में रहता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है ना, एएलयू है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सीपीयू होता है ना, वो किस काम के लिए होता है? तो जनरल जो काम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, नॉर्मल काम करने के लिए होता है। फिर अगर हम और भी उससे अच्छा काम करें तो ग्राफिकल जो प्रोसेसर यूनिट को लाया जाता है, जो ग्राफिक्स वगैरह काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उससे भी बेहतर एक सीपीयू, अगर हम बात सीपीयू ही मानो आप, प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे टीपीयू बोला जाता है। तो टीपीयू को फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टीपीयू को फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब रिपोर्ट अभी एक आई है जिसके अनुसार जो मेटा है या फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, मेटा, गूगल का जो टीपीयू है, गूगल ने क्या किया था, टीपीयू लॉन्च कर दिया था बहुत पहले ही। तो गूगल ने जो टीपीयू लॉन्च किया ना 2016 में, तो उसका पर्पज़ क्या था? जो सर्च इंजन था या गूगल ट्रांसलेशन था, गूगल फोटोज़ थे, उनको बेहतर करना। तो अभी क्या होने वाला है कि अगर आप देखो, मेटा और गूगल के बीच बातचीत चल रही है कि क्यों टीपीयू का यूज करेगा क्या मेटा, ठीक है ना। तो टीपीयू
के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। अब इसका पर्पज़ क्या है कि मेटा जो उसका एआई वर्जन है या मशीन लर्निंग है उसको और बेहतर करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक, अब जो टेंसर टीपीयू में जो टेंसर वर्ड बोला जाता है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टेंसर क्या करता है कि मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर की तरह होता है ना, मतलब कई सारे काम करता है, बड़े डाटा को प्रोसेस करता है, तो ये सारे काम यहाँ पे आसानी से कर लेता है। चलिए, अब स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि टीपीयू वर डेवलप बाय द गूगल टू एक्सेलरेट डीप लर्निंग कंप्यूटेशन। टीपीयू को गूगल ने डीप लर्निंग गणनाओं को तेज करने के लिए विकसित किया है। ये एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पे टीपीयू टेंसर जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो विशाल पैरेलल प्रोसेसिंग के अनुकूल है। टीपीयू ऑप्टिमाइज फॉर टेंसर ऑपरेशन मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, यह भी करेक्ट है। टीपीयू कंज्यूम मोर पावर देन जीपीयू, तो क्या जो टीपीयू है जीपीयू की तुलना में ज़्यादा पावर लेता है, ये बात एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे तो टीपीयू आर मोर एनर्जी एफिशिएंट देन जीपीयूज, तो जो जियोग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं ना उनकी कंपेयर में कम एनर्जी लेता है। दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ जीपीयू। ग्राफिकल जो प्रोसेसिंग यूनिट उसका मेजर डिसएडवांटेज है, जिस वजह से टीपीयू को यहाँ पे प्रमोट किए जाने के प्रयास यहाँ पे है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड सॉइल डे मनाएगी किस दिन? 5 दिसंबर को, आज के दिन ही। तो इस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से खेती होती है, पेड़ पौधे सब कुछ सबके लिए एक अगर हम बात करें तो बेसिक है। तो अगर हम बात करें कि जो विश्व मृदा दिवस जिसको बोला जा रहा है, इसका पर्पज़ क्या है कि हेल्दी सॉइल है, सब कुछ चीज़ें रहें। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए 2002 की बात है, 2002 में इसका कॉन्सेप्ट पहले आया जहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल एंड साइंसेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एंड साइंसेस ने ग्लोबल जो अवेयरनेस है इसको इनकरेज करने के लिए एफएओ से बात की, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उससे बात की, और थाईलैंड वगैरह जो स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर 2013 में उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में ये प्रपोजल रखा। और यूएन जनरल असेंबली ने 2013 में ही बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाते हैं, और 2014 से इसका आयोजन होने लगा। अब 2025 में इसका क्या थीम था? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। लिख लीजिए आप, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़, स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर। ठीक है, तो ये इसका थीम था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ना उसमें आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनजीए ने उसे 2013 में घोषित किया था। और 2025 की थीम क्या है? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। अब बहुत आसान है, आपको करेक्ट करना है और आपको कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है? 6 का D, इस तरह से आपको कमेंट करना है, या 6 का C, जो भी होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईफीजीएस विग्रह। आईफीजीएस विग्रह के बारे में न्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, आईसीजी है, उसका जो आईएनएस विग्रह है वो आसियान देशों की विदेश नीति के अंतर्गत इंडोनेशिया गया हुआ है। वहाँ पे इंडोनेशिया से जो हमारे रिलेशन और भी अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे पर्पज़ है। इसको इंडियन नेवी में 2021 में शामिल किया गया था, जिसे लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया था। अब इसका जो बेस पोर्ट है वो विशाखापत्तनम है, और जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ये है। ठीक, तो ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट जल्दी देखते हैं। इट इज़ द ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल कमीशन 2021, ऑफशोर पेट्रोल वेसल 2021 में कमीशन किया गया था। एलएनटी ने इसे बनाया है और केवल वेस्टर्न कमांड के लिए है। मैंने आपको बताया विशाखापट्टनम और ईस्टर्न कमांड के लिए, तो तीसरा ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ऋषिकोंडा में हॉर्न आइड जो अगर हम बात करें, क्या कहाँ गया, हाँ, हॉर्न आइड घोस्ट क्रैब भी देखे गए हैं। ठीक, और उनका जो बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया गया है। तो कभी कभी ये सब पूछा जा सकता है कि क्या कैटेगरी है, सारी चीज़ें। तो अगर आप देखो तो हॉर्न आइड जो केकड़ा है ना, ये की स्टोन स्पेसीज होती है, की स्टोन स्पेसीज है। ठीक है ना, किसके लिए? कोस्टल रीजन के लिए। और इंडिकेटर स्पेसीज भी माना जाता है, की स्टोन स्पेसीज और इंडिकेटर स्पेसीज। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि जो की स्टोन स्पेसीज और इंडिकेटर स्पेसीज एक ही होती है या सब जगह सेम होती है, थोड़ा सा चेंज होता है। देखो, की स्टोन स्पेसीज क्या होती है? ये किसी जो प्रजाति है, कोई अगर हम बात की स्पेसीज है, उसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र में बहुत होता है, उस प्रभाव को दर्शाती है। और ये बताती है कि अरे की स्पेसीज अगर जिंदा है तो इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। जैसे टाइगर जिंदा है तो जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनकी संख्या में लिमिटेड रहेगी, है ना। तो ये बात हो सकती है। ठीक, अब पूरे इकोसिस्टम को भी इम्पैक्ट करती है। बाघ है, ये तो की स्टोन स्पेसीज कहलाते हैं। दूसरा जो इंडिकेटर स्पेसीज बताती है कि उस क्षेत्र का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन वल्नरेबल है या चेंज हो रही है, ये बताती है। क्या? इंडिकेटर स्पेसीज। जैसे लाइकेन है, मेढक है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया,
पानी ख़राब हो गया तो मेढक चले जाएंगे, लाइकेन चली जाएगी, है ना, पोल्यूशन से। तो ये क्या करता है, इंडिकेशन करते हैं किसी भी एरिया का। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो ये देखा गया है, क्या जो हाई ऑन घोस्ट है, केकड़ा है, उसको देखा गया है, ये क्या करता है, अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीका, अगर आपने ये अफ्रीका मैप देख रखा है तो पूर्वी अफ्रीका से लेके फिलीपींस तक, पूरे इंडियन ओशन में, यहाँ पर जापान के ग्रेट बैरियर रीफ तक देखा जाता है। और ये ज़्यादातर इंटरटाइडल जोन में देखा जाता है। 6 प्रजातियाँ इसकी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट का, इट बिलोंग टू द जीनस ऑक्यूपोड, ओसीपोड से संबंधित है। इट फाउंड मेनली रॉकी कोस्टल जोन में पाया जाता है। क्या ये? नहीं, ये इंटरटाइडल जोन में पाया जाता है। एज पर आई नो कि इंटरटाइडल जोन में पाया जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर, तो यहाँ इट एक्ट एज ए की स्टोन एंड इंडिकेटर स्पेसिस फॉर कोस्टल इकोसिस्टम हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम होती है उसकी हेल्थ के इंडिकेटर के रूप में भी क्या करता है, ये काम करता है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ध्रुवा के बारे में देखेंगे। ध्रुवा यहाँ पे न्यूज़ में था। तो जो ध्रुव है, अब ध्रुवा जो भी आप बोले उसे, इंग्लिश में ध्रुवा बोले, हिंदी में ध्रुव बोले, तो हाल में जो डाक विभाग है, तो डाक जो अधिनियम आया है, अगर हम देखें पोस्टल एक्ट 2023 आया है, या ड्राफ्ट अमेंडमेंट, जिसका अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लेके यहाँ पे ध्रुवा चर्चा में आ गया। तो ध्रुवा उसे डाक डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। उसका पर्पज़ क्या है कि DPI बेहतर करना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, है ना, ये इसका पर्पज़ है। और जो कहते हैं ना कि जो हमारा पता है उसको स्टैंडर्डाइज करना, इंटरऑपरेबल बनाना और जियो कोडेड करना, ये इसका पर्पज़ है, ठीक। एड्रेस एज ए सर्विसेज आज करके जो इसकी जो पहल थी उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। चलिए, स्टेटमेंट है कि ध्रुवा डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो ये बात एकदम करेक्ट है, डाक विभाग द्वारा बनाया गया है। इसका लक्ष्य है एड्रेस एज ए सर्विस को इस्टेब्लिश करना इंडिया में, यह भी करेक्ट है। इट यूज ब्लॉकचेन फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, यह ब्लॉकचेन प्रणाली का यूज करता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नो मेंशन ऑफ एनी ब्लॉकचेन, यूज जियो कोड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड विद द आधार, ठीक है ना। तो जो इस तरह का ब्लॉकचेन का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज है अगर आप देखोगे तो जियो कोडेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज यहाँ पे किया गया है। तो 1 और 2 यहाँ पे एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ध्रुवा को आधार UPI की तरह एक कोर डिजिट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी देखा जा रहा है, जो गवर्नेंस और ई-कॉमर्स के लिए आगे चल के बेहतर काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिपिन। डिजिपिन के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट डिवाइडेड इंडिया इनटू 4 मीटर बाई 4 मीटर जियो कोडेड ग्रिड्स, यह भारत को 4 बाई 4 मीटर जियो कोडेड ग्रिड्स में विभाजित करता है। दूसरा, इट डेवलप्ड जॉइंटली बाई इंडियन पोस्ट, IIT हैदराबाद एंड NRSC इसरो और जो IIT हैदराबाद के साथ इसे डेवलप किया गया है। ईच ग्रिड असाइन एट 6 डिजिट बेस्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, प्रत्येक ग्रिड को अक्षांश और देशांतर में 6 अंकीय कोड दिया जाता है। इन तीनों में से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे 1 और 2 ओनली। यहाँ पे 10 डिजिट के कोड होते हैं, तो 6 डिजिट वाला मामला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको? जो क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं बताए उनको आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज